ओके एवरीवन, कल की क्लास हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे? नहीं, फर्स्ट क्लास है। ओके, ऑनलाइन क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सिद्धिकाल में आ रही है सबको आवाज़? ओके, चलो भाई, आज हम पढ़ें चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फोकसिंग ऑन सॉलिड्स। कल की क्लास हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास हमने पढ़ा था कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने उसकी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि भाई लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल इजी टू मूव है बट वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकते। गैस के पार्टिकल हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैंने बताया था प्रेशर क्या होता है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है। मैंने लिक्विड में आपको बताया था कि सरफेस टेंशन क्या होती है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ तक कोई सवाल किसी को? ओके, क्लियर है? ओके, अच्छा, जो लोग ऑनलाइन में हमारे पास हैं शामिल हैं, जरा मुझे अपने नेम हाथ के हाथ बताते जाएं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई सॉलिड स्टेट की। सिंपल सी बात है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए हैं। सॉलिड मैटर की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी कि ना उसकी शेप चेंज कर सकते हो ना उसका साइज चेंज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? सॉलिड की यानी कि खुद ब खुद चेंज नहीं होती उसकी शेप ना। लिक्विड की शेप खुद ब खुद चेंज हो सकती है, गैस की खुद ब खुद चेंज हो सकती है, लेकिन सॉलिड की नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये बता कि दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमरफस। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? सपोज करें ये वहाँ पे एक क्रिस्टल यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर है, दूसरा एटम यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है, छठा यहाँ पर है, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी एक प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर। अभी आप चाहो तो देख सकते हो ना, एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। यस और नो? यस, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्लास जरा दिख रहा है तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? जोर से बोलें। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आ रही है? आपको दिख रहा है पैटर्न? आवाज़ नहीं आई, दिख रहा है। ओके, अगर आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन एक अरेंजमेंट है ना यहाँ पर। यस और नो? बाय द वे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ये। ओके, तो यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? फिर नहीं दिख रही किसी को? दिख रही है। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट मौजूद है तो वो क्या है? हमारे पास एक क्रिस्टल है, हमारे पास एक क्या है? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ओके, यहाँ तक कोई इशू किसी को? सिंपल है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे कि अब इसमें कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है? कोई शेप है इसकी? नहीं। ये कहलाते हैं अमरफस सॉलिड। क्या कहलाते हैं ये? अमरफस सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, शेप सबकी होगी, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? आपने डायमंड की शेप देखी? डायमंड शाइन मारता है, डायमंड का क्रिस्टल होता है। डायमंड का क्या होता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर क्या उसका स्ट्रक्चर है। बट कोयले का नहीं है, कोल का नहीं है। यहाँ तक का मतलब इजी है, लॉजिक समझ में आ रहा है मेरी बात का? डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, चीनी का भी स्ट्रक्चर होता है, नमक का भी स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो किसी भी किस्म के क्रिस्टल हो। आयनिक क्रिस्टल भी होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल भी होते हैं, लेकिन सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन अमरफस सॉलिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। यहाँ तक का मतलब अंडरस्टैंड है? समझ में आ रही मेरी बात? आज होना वाले सारे गायब है। जस्ट अ सेकेंड। ओह अच्छा, लिंक ही नहीं गया आगे। ओके, यहाँ तक कोई इशू? समझ में आ रही है मेरी बात? और कोई एग्जांपल है अमरफस सॉलिड की? अमरफस की एग्जांपल दें कोई। अमरफस सॉलिड की कोई एग्जांपल है? सर फेस पे जाके बोले कि लिंक सेंड कर दे अपने ग्रुप में ना। यस, अमरफस की कोई एग्जांपल है? अमरफस कोई भी एग्जांपल?
जोर से बोले। आयरन तो नहीं, मतलब ये आयरन को दोनों कैटेगरी में नहीं आता, आयरन तीसरी चीज़ है। मेटलिक कम मेटल्स को ऐड नहीं करते इसमें। यस, हाँ, कार्बन तो डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। यस, कोई आइडिया? अमरफस के एग्जाम्पल? सिलिकॉन होता है, ठीक है, इजी है। खैर कोई भी चीज़ इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो। और वो ऐसी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये सारे अमरफस सॉलिड्स नहीं आपके पास ना। ये प्लास्टिक की जो चेयर है, क्योंकि अमरफस का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिपीट एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर नहीं होता, रिपीटेड स्ट्रक्चर नहीं होता उसके अंदर ना, ठीक है। क्रिस्टल्स के अंदर रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल्स जो होते हैं शाइन मारते हैं, अमरफस सॉलिड शाइन नहीं मारते। क्रिस्टल्स के यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी सेम होती है, अमरफस की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। यानी कि मिसाल में आपको बताऊँ, क्रिस्टलाइन डायमंड है 3500 पर पिघलता है। कितना पिघलता है? 3000। तो यानी कि 3499 पर नहीं पिघलेगा, 3948-45 पर नहीं पिघलेगा, 3500 पर ही पिघलेगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। बट मिसाल लेते हैं कोयला है, सपोज उसका 1200 डिग्री है। कितना है उसका मेल्टिंग पॉइंट? अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1200 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? वो 1100 से पिघलना शुरू होगा, 1300 तक पिघलता रहेगा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? कोई देखो इसके सारे बॉन्ड सारे एक ही डिस्टेंस के ऊपर हैं। इनकी बॉन्ड एनर्जी सबकी क्या है? फिक्स है। इसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना इससे कम ना इससे। इसमें क्या है? इसमें कुछ करीब है, कुछ दूर है। यस और नो? कुछ बहुत ज़्यादा करीब है, कुछ बहुत ज़्यादा दूर है। जो करीब वालों को तोड़ने के लिए कम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दूर वालों को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तब यहाँ पे सेम एनर्जी नहीं है ना, तो पहले ये टूटना शुरू हो जाएगा, फिर ये टूटना शुरू हो जाएगा, तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ तक कोई मतलब अंडरस्टैंड है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है, ओके। पानी है, बर्फ है, ठीक है। और चीनी का भी क्रिस्टल को पीस देते हैं तो छोटे छोटे जर्रे होते हैं, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में ही करती है। उसके अलावा ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल बनाते हैं, ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर क्या मोस्टली बनाते हैं, बट फिर भी स्टिल ना, ओके। अगला टॉपिक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है यूनिट सेल। अब देखो ये, अब बाकी जितनी भी चीज़ है ना, ये सारी क्रिस्टल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी क्रिस्टल का, ये भी क्रिस्टल का, ये भी क्रिस्टल का। अमरफस के बारे में हम ज़्यादा मजीद नहीं पढ़ रहे अब हम ना, ठीक है। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास क्रिस्टलाइन सोल्यूशन क्रिस्टल की ही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ सोडियम क्लोराइड की। ऑनलाइन के अंदर बेटा सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? हेलो? मिसाल के तौर पर मैं आ रही है, सबको आवाज़ आ रही है, ओके। चलें वापसी आते हैं। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है वैसे ही क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, सोडियम, क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर है किसका? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ये हर डायरेक्शन से ऐसा ही, यानी कि इसके ऊपर क्लोरीन होगी, उसके ऊपर सोडियम होगा, उसके ऊपर क्लोरीन होगी, इसके ऊपर सोडियम, इसके ऊपर क्लोरीन होगी, इसके ऊपर सोडियम, यानी कि ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अब मसला ये है कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर में ये कह सकता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, यस और नो? मैं ये बोल सकता हूँ कि यही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, यस और नो? समझ में मेरी बात? ये स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड, किसका स्ट्रक्चर है? ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका ना, ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ओके। इजी है, यानी कि एक सोडियम फिर क्लोरीन, फिर सोडियम फिर क्लोरीन, फिर सोडियम फिर क्लोरीन, फिर सोडियम फिर क्लोरीन, क्लियर है? ये इधर भी होगा, यानी कि इधर देख लें NaCl 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 चलता चला है, इसके ऊपर क्या NaCl 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 ऊपर भी चलता चला जाएगा, इधर भी चलता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं, हर डायरेक्शन में इसका स्ट्रक्चर क्या है? सेम टू सेम ही है। बात समझ में आ रही मेरी? ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास ये डब्बा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा? यस और नो? अच्छा, ये डब्बा 4 का नहीं 8 का है। कितने का है? क्योंकि इसके ऊपर भी बना हुआ होगा, इसके ऊपर सोडियम होगा, इसके ऊपर क्लोरीन होगा। ये 8 का जो डब्बा है क्यूब है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं?
यूनिट सेल हमारा किस तरीके का बनेगा, इसको मैं आगे से देखूं तब भी ऐसा दिखेगा, ऊपर से इधर से देखूं तब भी ऐसा ही दिखेगा। आ रही है बात समझ में, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है? ओके, दुआ के अलावा अवैस अशरफ हैं यहाँ पे ऑनलाइन पर ना, ठीक है, ओके, इजी है। इन शॉर्ट इधर देखें, दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक ये क्रिस्टल है, एक ये एटम है, ठीक है, इसके बाद ये एटम दोबारा रिपीट हो रहा है, इसके बाद ये एटम दोबारा रिपीट हो रहा है, नीचे जाएंगे इसके नीचे ये एटम रिपीट हो रहा है, फिर ये एटम रिपीट हो रहा है। आ रही बात समझ में? इजी है। यही सेम चीज इसके ऊपर हो रही होगी, यानी कि इसके ऊपर एक बड़ा आइटम बना हुआ होगा, उसके बाद छोटा आइटम होगा, फिर बड़ा आइटम होगा, फिर छोटा आइटम होगा, एक चीज रिपीट हो रही है ना बार बार। ओके, इजी है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये क्रिस्टल, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम सिंपल सा जो उसका सबसे छोटा जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं इस यूनिट सेल। यूनिट सेल समझ में आया क्या हुआ? जैसे कि एक घर है, ईंटों से बना हुआ है, हजारों ईंटों से बना हुआ है, लेकिन एक ही ईंट बार बार रिपीट हो रही है ना, एक ईंट बार बार रिपीट हो रही है, तो वो एक ईंट क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ये फिर क्रिस्टल में होता है, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो क्रिस्टल में रिपीट होगा ना। ओके, दूसरी चीज, डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। बड़ा डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल बड़ा सिंपल सा है ये। इसका जरा फॉर्मूला में क्लियर करके दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर, एक सेकेंड। नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल का ना, जिसको नहीं दिख रहा वो भी देख लें प्रॉपर तरीके से ना। डेंसिटी का सिंबल डी भी होता है, मैं रो बनाता हूँ तो ये डेंसिटी है, बराबर होगी हमारे पास, ये बराबर होगी हमारे पास आपके पास Z मल्टीप्लाई बाय M अपॉन AQ NA। अब इसके अंदर हर चीज़ क्या क्या मैं आपको बताता चलता हूँ साथ के साथ ना। ये डेंसिटी है, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, पर सेल, सॉरी पर सेल, हाँ पर सेल, यानी कि एक सेल में कितने एटम आ रहे हैं, एक सेल में कितने एटम आ रहे हैं। यहाँ तक कोई मतलब, यहाँ तक कोई मतलब। एम क्या होगा? तुक्का मारे, तुक्का मारे, मास। और ए क्या होगा? यस, वॉल्यूम। ए क्यूब है ना, ए लेंथ होती है, ए ये होता है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये ए है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, जब बाहर की तरफ निकालो तो ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? ए क्यूब है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और हमारे पास तीसरी चीज आती है वो तो एन ए, ओके, एवोगाड्रोस नंबर। ओके, इसको कॉपी कर लें जल्दी से, ठीक है। सारी चीज़ें आपके दिमाग में रखनी है, होनी चाहिए जब सवाल सॉल्व कर रहे हो। ओके, ऑनलाइन में किसी को कोई सवाल है? एटम के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा, कौन सा एटम का? ठीक है, अब बेटा मैंने नीचे लिख दिया वापस ना, नंबर ऑफ एटम पर सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल ना, यानी कि एक सेल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। एम मास है, ए हमारा वॉल्यूम है, एन है हमारा एवोगाड्रो नंबर है। ओके, क्लियर है सबको? और ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में जो भी स्टूडेंट है सारा मुझे नेम बता दिया करना काइंडली ना। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। या तो समझ में आ गया सबको? क्लास इजी है। अच्छा, पैकिंग और एफिशिएंसी का मतलब क्या था? ये बड़ा मज़ेदार है, पैकिंग एफिशिएंसी। कभी हमने ऐसा सुना है कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं दबाऊं तो वो बड़ी हो जाए? ये नहीं बोला कि यहाँ से दबा रहा हूँ यहाँ से बड़ी हो रही, नहीं, यहाँ से दबा रहा हूँ यहीं से ही बड़ी हो रही है। समझ में आया? नहीं आई? नहीं आई? कभी समंदर पे चलें, गीली मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी पे जो समंदर के किनारे चल रहे होते हैं
जब आप पाँव जहाँ जहाँ रखते हुए जाते हो वो सब खुश्क होता चला जाता है। कभी नोट किया है? नहीं नोट किया कभी? बल्कि जहाँ पाँव रखते हो ज़मीन हल्की सी उड़ी जाती है, ऐसा फील आती है। नहीं नोट किया कभी? किसने नोट किया? समंदर पे जब आप चलते हुए जाते हैं ना, तो जहाँ का पाँव पड़ता है वो जगह हल्की सी खुश्क हो जाती है, हल्की सी, और हल्की सी मिट्टी भी, हल्की सी चुन्नी सी बाहर आ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? टेक्निकली ये और ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी, दोनों में क्या है हमारे पास? पैकिंग एफिशिएंसी। जी बेटा पीछे की क्लासेस हमारे पास सेव हैं, ये चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। ठीक है, वासिम मिर्ज़ा है, ठीक है, फाइक मिर्ज़ा, ठीक है, ओके। अब इशू ये होता है, मेरी बात समझना ज़रा, इधर देखो, मेरे पास ये बॉल ने सारी एक ही साइज़ की हैं। इनको रखने का बेहतरीन तरीका बताइएगा क्या है? अगर मैं इनको ऐसे करके रखूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट होंगी, या मैं इनको ऐसे करके रखूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट होंगी? ये तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है या ये तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है? ऊपर वाला ज़्यादा एफिशिएंट है या नीचे वाला? यस, ऊपर वाला ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें खाली जगह कम बचेगी ना, इधर खाली जगह बचेगी इतनी बड़ी, हाँ है ना, इधर बहुत कम बचेगी, क्योंकि आइडियल कंडीशन ये दोनों टच हो रहे होंगे। दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, इधर देखें आप, अब चलें इधर दोबारा देखें। ये ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है या ये? अब बताएं, ये ज़्यादा एफिशिएंट है या ये? क्योंकि नीचे वाले में खाली जगह कम है ना। यस और नो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑनलाइन में सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? अब मसला ये है कि असल में जगह कितनी घेर रहा है, ठीक है, और मॉलिक्यूल का अपना साइज कितना है। ये कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहलाती है? मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कुल मिला के 8 मॉलिक्यूल, 8 क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका अपना खुद का एक वॉल्यूम होगा और एक टोटल वॉल्यूम होगा। इनका क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यानी कि कितनी जगह उसने ली हुई है, यानी कि एटम ने कितनी जगह ली हुई है, उसको हम डिवाइड करते हैं असल में कितनी जगह ली है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मिसाल सबसे बड़ी बहुत सिंपल सी मिसाल है। मैंने एक बोतल में कंचे डाल दिए, एक बोतल में, बोतल तो पूरी भर जाएगी, बोतल पूरी भर जाएगी। जब बोतल अगर पूरी भर गई तो यानी कि तो पूरा वॉल्यूम कवर कर लिया। क्या बोतल के अंदर जगह बची नहीं है? बिल्कुल भी बची है ना एटम्स के दरमियान। कितने, अब वो जगह जितनी कम होगी ना उतनी पैकिंग एफिशिएंसी मेरी क्या होगी? ज्यादा। कंचों की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी या फिर मिट्टी के जर्रात की? कंचों की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी या मिट्टी के जर्रों की? कंचे ज्यादा जगह घेरते हैं या मिट्टी के जर्रे? मिसाल वो दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा, सवाल समझाता हूँ मैं। एक बोतल है, एक दूसरी, दो बोतल है। मेरे पास कितनी बोतल है? 2, बल्कि 2 बोतल, 2 डब्बे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी, इसके अंदर मैंने कंचे डाल दिए, कंचे बड़े बड़े होंगे। बल्कि एक और मिसाल दूँ, मैंने एक में टेनिस बॉल डाल दी और एक में कंचे डाल दिए। अब खाली जगह किस में ज़्यादा होगी? जिसमें टेनिस बॉल डाली है उसमें या इसमें कंचे डाले हैं उसमें? टेनिस बॉल में ज़्यादा खाली जगह होगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं, मॉलिक्यूल और भी एक्सरसाइज काफ़ी सारी चीज़ है। इन शॉर्ट पैकिंग एफिशिएंसी कंचों की ज़्यादा है, टेनिस बॉल की कम है। कंचों की कम है, मिट्टी की ज़्यादा है। लॉजिक समझ आ रहा है मेरी बात का? यानी कि जगह कितनी घेर ना, जगह कितनी ली हुई, दोनों बातें सेम नहीं है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सी मिसाल है। आप बराबर में बैठे हुए, एक सीट छोड़ के एक सीट बैठे हुए हैं टेक्निकली, हाँ है ना, बीच वाली जगह खाली है, लेकिन कोई उसमें बंदा आके बैठेगा बिला वजह? नहीं ना, वो एक छोड़ के वो दूसरी बैठेगा। यस और नो? तो एफिशिएंटली पैक नहीं हुई ना, हर बंदे के बाद एक जगह की कुर्सी खाली बनी हुई, हर बंदे के बाद एक जगह की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, लेकिन टेक्निकली यूज तो हुई भी, बस घेरी भी नहीं है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? जगह संभाल तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जगह बस बुक हुई हुई है। एम आई क्लियर? तो यानी कि मेरे कहने का सिंपल सा मकसद क्या है, इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास इतनी जगह खाली पड़ रही है और इस सिनेरियो के अंदर हमें इतनी सी जगह खाली पड़ रही है, चुन्नी सी। इजी है?
तो जिसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह कम बचे, खाली जगह कम बचे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सबसे अच्छी मिसाल एक और देता हूँ मैं, चलो बहुत अच्छी मिसाल है, दिमाग में आई है। माशाल्लाह अम्मार, ओके इजी है, बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। क्या सिंपल हो जाएगी? आपके पास एक चीज़ मौजूद है, जैसे कि क्या मिसाल लेते हैं, क्या मिसाल लेते हैं, क्या मिसाल लेते हैं, हाँ तकिए। एक ट्रक में 1000 तकिए भरने, एक बंदे ने क्या कहा, सारे तकिए को घुमाया, निचोड़ा, थैली में डाला, ठूस दिया 1000 तकिए। दूसरे बंदे ने क्या, सारे तकिए ऐसे नॉर्मली फेंक दिए। दोनों को 1000 तकिए भरने थे, अब एक बंदे को 2 ट्रक लग रहे हैं और एक बंदे को एक ही ट्रक लग रहा है। ऐसा ही है ना, जिसने निचोड़ के तोड़ मोड़ के डाल दिए अंदर, उसको कम जगह घेरनी पड़ रही है। एम आई क्लियर? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। यानी कि एक वॉल्यूम में उस ट्रक में खाली जगह कम से कम, उस ट्रक में खाली जगह कम से, जबकि दूसरे में खाली जगह अच्छी खासी होगी, वजन भी कम होगा, लेकिन स्टिल हमें 2 ट्रक इस्तेमाल करने पड़ गए ना, ठीक है, तो वो एफिशिएंटली पैक नहीं होगा। कभी दराज की गाड़ी, कभी दराज या फिर DHL की गाड़ियाँ जाते हुए देखी है आप लोगों ने? हाँ भाई, दराज की गाड़ी जाते हुए थी कभी? दराज, DHL कभी देखना। बेटा आप लोग पढ़ाई कर लें, ऑनलाइन वाले मजाक में लगे हुए। चलें भाई, कबीर मुबारक हो भाई आपके, कबीर के नहीं अम्मार के हैं, अम्मार आपके 100 में से 100 राउंड आए माशाल्लाह से, ठीक है। और कबीर भाई आप भी पढ़ लें खामोशी से, हंसी मजाक चल रहा है कमेंट में। बेटा वैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे, परेशान नहीं हो, आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको ना, ओके। अच्छा खैर वापसी आते हैं। दराज और DHL वाले पता है पार्सल किस तरीके से पैक करते हैं? बेटा उनके अंदर हवा की जगह बच जाए गनीमत है, और ठूस ठूस के भर देता है। क्यों? और अगर आपने 4 पार्सल बाहर छोड़ दिए, 4 पार्सल की दूसरी गाड़ी घुमानी पड़ जाएगी, तो क्या करता है वो ज़बरदस्ती यही गाड़ी में ठूसते हैं। उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? वो 99% में पहुँची भी होती है, ओके। यहाँ खाली इतना ही नहीं, खाली इतना ही नहीं, खाली इतना ही नहीं, एक और होता है, क्या अल्लाह भला करे आपका, ये तो खैर फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जो अफ्रीका के जंगल होते हैं ना, वहाँ पर टिम्बर की लकड़ी का काम बहुत होता है, लकड़ी काट के सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मतलब एक ट्रक में जितनी लकड़ी ज़्यादा है कि उतना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा ना उनको, तो उसमें पता है क्या करते हैं, वो एक बंदा ट्रक के अंदर रहता है, वो इतनी सी जगह तक, जब तक जग में इतनी सी जगह बची हुई हो तब तक वो अंदर ही रहता है, फिर वो बाहर आता है। वो अंदर क्यों रहता है? ताकि लकड़ियाँ इतनी सी भी अगर जगह बचे उस जगह पर लकड़ी कोई ना कोई फिट हुई हो। ईजी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लकड़ी एक गाड़ी के अंदर होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट बचेगी उनकी। तो ये सेम चीज़ क्रिस्टल के साथ भी होती है, ठीक है। बंदा बाहर कैसे आता है, उतनी सी जगह खींच खींच से निकालते हैं उसको ज़बरदस्ती ना। इंटरनेट वीडियोज़ हैं इसकी ना, तो बंदा कोने में इतनी थी खिड़की में से बंदा बाहर निकलना सूखा था, ओके। चले भाई चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू दे देता हूँ भाई। मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट क्या होती है भाई, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, 2 तरह की सॉलिड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमरफस। क्रिस्टलाइन में खास स्ट्रक्चर होता है, अमरफस का स्ट्रक्चर नहीं होता। क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमरफस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। इसके अलावा डेंसिटी तो आपको पता है क्या होती है, क्रिस्टल की डेंसिटी का मतलब ये है कितने पार्टिकल्स, कितना वजन है और कितनी बड़े एरिया के अंदर है, कितने बड़े एरिया के अंदर है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कितनी चीज़, कितने आइटम से कितनी जगह घेरी हुई है, जितने अच्छे तरीके से घेरी हुई है उतनी पैकिंग एफिशिएंसी मेरी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? कोई सवाल किसी को चैप्टर नंबर 6 के हवाले से? फिर चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे। पी है, पी लेके जैसे एवोगाड्रो नंबर के नीचे ये लिखा हुआ होता है ना, वैसे लिखा हुआ होता है, जैसे उससे लिखा हुआ होता है ना पैकिंग एफिशिएंसी का, वैसे ही है। एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं ना, छोटा सा ए नीचे लिखा हुआ होता है, पैकिंग एफिशिएंसी में भी ये लिखा हुआ होता है, ओके। ओके चैप्टर नंबर 7 हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई? इक्विलिब्रियम का मतलब मैं समझाता हूँ। आप महीने के 10,000 रुपये महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, महीने के 1 लाख रुपए खर्च भी हो रहे हैं, आपकी गरीबी बरकरार है, आपकी गरीबी कोई चेंज नहीं आ रहा, पैसे आ भी रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं और पैसे जा, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं,
ठीक है, और आप वहीं के वहीं हो, जिसे हम बोलते हैं केमिकल। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या, पैसे आ ही नहीं रहे, पैसे तब भी आप वहीं के वहीं हो। दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम बरकरार, आपकी गरीबी बरकरार है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इक्विलिब्रियम का मतलब ये कुछ चेंज ना आना, कोई चेंज, जो कंडीशन इनिशियल है वही मेरी कंडीशन फाइनल है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस क्लास से सपोज करो 20 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कोई बंदा क्लास में आ ही नहीं रहा, तो क्लास में कितने लोग होंगे, 20। कोई जा भी नहीं रहा, कोई आ भी नहीं रहा, थोड़ी देर बाद कितने होंगे, हाँ कितने होंगे थोड़ी देर बाद, 20 ही होंगे ना। और एक साल बाद कितने होंगे, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, अगर कोई मरा ना हो तो भूख से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, क्लास में 20 बच्चे थे, 4 चलेगा 4 आ गए, फिर 4 चलेगा फिर 4 आ गए, फिर 4 चलेगा फिर 4 आ गए, फिर 4 चलेगा फिर 4 आ गए, कितने बंदे क्लास में, 20। 5 मिनट बाद पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन में क्या फर्क है, पहली वाली कंडीशन में कुछ चेंज नहीं था और चेंज दिख भी नहीं रही था, दिख भी नहीं रहा था। दूसरी वाली कंडीशन में चेंज आ रहा है लेकिन चेंज फील नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कुछ नथिंग, इक्विलिब्रियम डेफिनेशन सिंपल ही लिखी हुई। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि देयर इज नो चेंज। अब नो चेंज की 2 डायरेक्शन है, ठीक है, इजी है कि एक डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। इसका मतलब कि 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तब भी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जैसे कि मैंने क्लास के अंदर लोहे का टुकड़ा डाल दिया, स्पेस में छोड़ दिया, कहाँ पे छोड़ दिया मैंने, स्पेस में। कुछ जंग लगाने के लिए है उसको, ऑक्सीजन ही नहीं, जंग नहीं लगेगा, सालों साल ऐसे ही पड़ा रहे। टेक्निकली वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। टेक्निकली वो भी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, जैसे कि मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, अमोनिया बना रहा हूँ मैं, रिवर्स इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड। जैसे कि मैं अमोनिया बना रहा हूँ, अमोनिया बनाने के लिए मैं लेता हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब जितनी अमोनिया बन रहा है उतना ही रिएक्शन वापस भी हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। यानी जितना रिएक्शन ये आगे की तरफ जा रहा है उतना रिएक्शन ये पीछे की तरफ भी आ रहा है। तो दिखने में हो क्या रहा है, 5 बंदे क्लास में आ रहे हैं, 5 बंदे क्लास से जा रहे हैं, लेकिन असल क्वांटिटी तो उतनी रही ना, इजी। बट इसके नाम अलग अलग है। पहले में कुछ चेंज था नहीं, दिख भी नहीं रहता, ये कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है ये? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दूसरा वाला क्या था हमारे पास, डायनामिक। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, डायनामिक। डायनामिक में इनगोइंग और आउटगोइंग दोनों बराबर होता है, और स्टैटिक है ना, इनगोइंग और आउटगोइंग होता ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? इक्विलिब्रियम का मतलब है चेंज नहीं होना, चेंज नहीं होना, बस यही है, चेंज नहीं होना, स्ट्रेट चेंज ना होना, जैसा है वैसा ही रहना। आ रही बात समझ में? इसको सिंपल से फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा ना। मिसाल के तौर पर आप हाथ बांध के बैठे, सीरियसली, अगर आप नहीं चाहते, अगर आप बल्कि एक छोड़ें, बैग रखा हुआ है कुर्सी के ऊपर, इसको आप टच नहीं कर रहे, ये अपनी जगह से हिलेगा? इक्विलिब्रियम में, किसमें ये? इक्विलिब्रियम में। 1000 साल बाद भी यहीं मिलेगा अगर कोई चीज़ को टच ना करे तो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम। लेकिन ये फिजिक्स का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, फिजिक्स के सेंस में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। केमिस्ट्री के सेंस में क्या होगा, पानी का गिलास रखा हुआ है, पानी के गिलास में पानी ही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। सोने के प्याले में रखा हुआ, शीशे के प्याले में कोई ना कोई रिएक्शन हो ही जाता है। सोने के प्याले में रख दिया, 50 साल बाद भी आके देखूंगा वो वैसा का वैसे ही पानी पड़ा रहेगा, क्योंकि वो 50 साल तक वो इक्विलिब्रियम में था। कहाँ पर था वो? इक्विलिब्रियम में था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बस ये बशर्ते कंटेनर टाइट हो, वरना वो फिर लीक होता रहेगा। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई भी चेंज ना आना। ओके, इजी है बेटा? कमी है ना बार? कोई अगर काम की बात करें तो कमेंट में कर लें, अगर हंसी मजाक करेंगे तो मैं कमेंट से हटा दूंगा आपको। ये रिवर्स और फॉरवर्ड ना, रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब क्या है? रिवर्स फॉरवर्ड का मतलब है कि ए प्लस बी मिलके सी बन रहा है,
बैकवर्ड का मतलब ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड का मतलब रिवर्स का मतलब क्या, सी वापसी ए प्लस बी बन रहा है। इजी है। हाँ ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इससे ये बन रहा है, इससे ये वापस ये बन रहा है, यानी जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है। इजी, ये थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। ओके इजी, जैसे मिसाल, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, कार्बन को जला के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला के कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। ओके अच्छा बेटा, जिनको सेकंड चैनल का लिंक चाहिए वो बेटा वो चैनल मैं रेडी कर रहा हूँ अभी ना, कोचिंग सेंटर का चैनल है, इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा आपको ना, मैं सर फेस से बोल के ग्रुप में सेंड करवा दूंगा आप लोगों को लिंक। ओके आप लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको, ताकि लाइव वीडियो उसी के ऊपर ही चली जाए, फिजिकल वालों को बोल रहा हूँ। ओके अच्छा देखो मेरी बात समझो ज़रा, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही किसी वजह से वो कार्बन ऑक्सीजन वापसी बनना शुरू हो गया, यानी कि ए प्लस बी से सी बना और सी से वापसी ए प्लस बी बन गया। ठीक है, ए प्लस बी से सी बन रहा है तो फॉरवर्ड है, सी से वापसी ए प्लस बी बन रहा है तो ये क्या है, रिवर्स है। अब इशू ये होता है कि आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है, वापसी कार्बन ऑक्सीजन नहीं बनता, तो आमतौर पर फॉरवर्ड एक्शन ही होता है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में बैकवर्ड भी हो जाना शुरू हो जाता है, जैसा कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन इसका इससे रिएक्शन हो ये बनना शुरू हुआ, लेकिन जितना ये बनता चला जाता है उतना ही ये बनना शुरू हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये बन रहा होता है और ये बन रहा है बराबरी का, यानी कि दो ये और ये एक बन रहा है, और ये वापसी एक से दो बन रहा है। आ रही बात, यानी जितना ये इस्तेमाल हो रहा है उतना ही ये बन रहा है, जितना ये इस्तेमाल हो रहा है उतना ही ये बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सब चीज़ें ऐसा लगेगा फिक्स हो गई, सब ऐसा क्या लगेगा, सब चीज़ें फिक्स हो गई। ठीक है, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक और मिसाल, आप चाय बना रहे हो, चाय बनाने के 3 चीज़ें आए, दूध पानी पत्ती, चीनी को इग्नोर करो, दूध पानी पत्ती डाल के चाय बनाई, एक पल के लिए छोड़ी, चाय वापस दूध पत्ती पानी बन गई। ऐसा होता नहीं, समझाने की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि दूध पत्ती चाय चीनी डाल के चाय बना रहे हो, चाय से दूध पत्ती पानी बन रहा है, दूध पत्ती पानी से चाय बन रही है, यानी कि 3 चीज़ें एक बन रही है, एक चीज़ें वापसी 3 बन रही है। अगर 3 बाकी अगर चलता रहेगा तो हमें क्या लगेगा कि भाई थोड़ी दूध पत्ती पानी है, थोड़ी सी चाय है, और वो फिक्स हुई हुई, वो क्या है, फिक्स हुई, ना चाय ज़्यादा बन रही है ना चाय कम हो रही है। असल में क्या है, असल में 3 चीज़ें चाय बन रही है और एक चीज़ चाय 3 चीज़ें बन रही है। हाँ हाँ नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 3 से 4 चीज़ों पे जाऊँगा, वो मिक्सअप हो जाएगी, समझाने के लिए मैंने बोला है। ओके बगैर चीनी की चाय में मज़ा क्या है। ओके मेरे कहने का मकसद सिंपल सा है कि भाई 2 चीज़ें मिलकर एक बने, ये वापसी जो इस्तेमाल जो शुरू में था वही वापसी बनने लग जाए तो वो रिवर्स रिएक्शन। क्लियर है, ईजी है, ऑनलाइन वाला सबको क्लियर हो गया। ओके अब आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ी मजेदार चीज है, मिटा दूं, बोर्ड अप कर दूं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये होता है कि जब इक्विलिब्रियम यानी कुछ नया बनना बंद हो जाए, उस पॉइंट के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना था, रिएक्टेंट क्या होता है, जो चीज शुरू में हो जाए, जो चीज रिएक्शन कर रही होती है, यानी कि ये रिएक्शन कर रही है, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। और ये बन क्या रही है हमारे पास, प्रोडक्ट। क्या बन रही है हमारे पास, लेकिन ये वापसी बनना भी शुरू हो गई। यहाँ तो क्या मतलब, इजी है भाई। स्टार्टिंग में खाली ये चीज मौजूद थी, चलो ग्राफ समझ लेते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, तो यानी कोई चीज कितनी है, कोई चीज स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट फुल होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, फुल, यस और नो। रिएक्टेंट में ब्लू कलर से बना रहा हूँ प्रोडक्ट, और धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, यस और नो। रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा है ना, फिर वो टेक्निकली कम होते होते खत्म हो जाना चाहिए, यस और नो। आइडियली तो यही होना चाहिए ना, लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होने लगेगा, मसला ये आ रहा है प्रोडक्ट भी तो बढ़ रही है ना। पहले प्रोडक्ट कितनी थी, 0, फिर धीरे धीरे बढ़ रही थी। टेक्निकली होना क्या चाहिए था, सारी की सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, यस और नो। यानी शुरू में इतना रिएक्टेंट था, एंड में इतना प्रोडक्ट था, यस और नो। और रिएक्टेंट को क्या हो जाना चाहिए था हमारा, 0, यस और नो, जोर से बोले। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन भी है ना,
अब होता क्या है, जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है, जैसे जैसे क्या खत्म होता जा रहा है, रिएक्टेंट, ये वाली बात समझिए, जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, यस और नो। और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की प्रोडक्शन भी तो बढ़ रही है। समझना जरा, स्टार्टिंग में खाली A प्लस बी से CD बन रहा था, आगे में CD था ही नहीं। CD जब थोड़ा CD बन गया तो वापसी को क्या बनने लग गया, यस और नो, यस और नो। बस स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा था, ये बहुत कम था, तो इसका बनना भी बहुत कम था, यस और नो। लेकिन जैसे जैसे ये कम होता चला गया वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, यस और नो। जैसे जैसे CD बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये भी तो बढ़ता जा रहा है ना। एक वक्त क्या होगा, जितना A प्लस बी से CD बन रहा होगा उतना ही CD से A प्लस बी बन रहा होगा, यस और नो। इजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ ना, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे पास होगा क्या, होना ये चाहिए था पूरा बन जाए, लेकिन हो रहा क्या है, प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट बन रहा है, यस और नो। इजी है। और ये होना क्या, पूरा खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं मतलब ये वापसी बनता भी तो जा रहा है लगातार। इजी है, इजी है, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हमें लग तो क्या, हमें लग क्या रहा है, खत्म हो गया। क्यों, क्यों ये बनना बंद हो गया, फिक्स हो गया ना, ये भी फिक्स हो गया। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये किसी कंडीशन है, इसके आगे सारे इक्विलिब्रियम ही है ना प्रोडक्ट और मजीद बन रही है। टेक्निकली देखा जाए तो क्या हो रहा है, ना प्रोडक्ट मजीद बन रही है, ठीक है। बेटा कबीर, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, ये अच्छा सवाल है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका जवाब ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय काटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग ने। बेटा इतना मुश्किल नाम है बेटा, इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। ओके ओके चलें, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है ये समझ लें पहले ना। ओके समझ में आ गया, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम करते क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमें मालूम है ये फिक्स हो गया, हमें मालूम है ये फिक्स हो गया। इसकी को ये है क्या, ये क्या है, ये है हमारे पास CD, ये क्या है हमारे पास C और D, ठीक है। ये जो छोटे नंबर लिखे नंबर ऑफ बोन्स है, नंबर ऑफ, किसी में 1 होता है किसी में 2 होता है, तो उसकी पावर में आता है, किसमें जाता है ये पावर में, या तो कोई मसला। इजी है। और अपॉन में क्या आएगा, ये रिएक्टेंट, लिख लिया। और ये बराबर होगा हमारे पास KC के, यानी कि प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो। ये क्या है हमारे पास, इजी है, ये हमारा क्या है KC का फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या रेशियो है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, ये कहलाते हैं KC। यहाँ तक का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा जुमला चेंज करता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर तो KC है, इक्विलिब्रियम के अलावा, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर मैं रेशियो ले रहा हूं तो कहलाता है QC। क्या कहलाता है, QC। इजी है। यानी कि इक्विलिब्रियम पे अगर मैं ले रहा हूं तो KC है, इस पॉइंट पे ले रहा हूं, इस पॉइंट पे ले रहा हूं, तो ये सब क्या है, QC, सब क्या है ये। अब मसला ये होता है, कुछ चीज़ आपको नहीं बता रहा, वो किसी वजह से नहीं बता रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी तो कर सकते हो ना इक्विलिब्रियम को। मिसाल के तौर पर दूध पत्ती से चाय बन रही थी, चाय से दूध पत्ती बन रही थी, मैंने चाय अच्छी खासी एक्स्ट्रा डाल दी उसके अंदर, अब दूध पत्ती ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, अब इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ था, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था। मैं ज़रा लिख दूं कि भाई ब्लू पेन से हमारा प्रोडक्ट है, ब्लैक से हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और ब्लू से हमारा रिएक्टेंट है। इजी है। अब सपोज कर मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया, सपोज कर मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हाथ डाल के निकाल लिया, हाथ डाल के। अब क्या होगा, इसकी क्वांटिटी फौरन नीचे गिर जाएगी सही से, या तो फिर दोबारा वापसी बनना शुरू हो जाएगा, ये रिलेशन डिस्टर्ब हो गया ना। अगर हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसका जो हम निकालेंगे वो QC होगा, उसका जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, QC होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, उसके ऊपर आते हैं अभी। यहाँ तक क्या मतलब, इजी। आउट ऑफ रेशियो से मेंशन क्यों नहीं है, वैसे सवाल अच्छा है, नहीं ना, से मेंशन नहीं है ना,
अच्छा ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल क्या है, ये मज़ेदार है। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ था, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ पहले आपको मैं। ले चार्टलियर के 3 प्रिंसिपल हैं, 3 प्रिंसिपल बड़े मज़ेदार हैं। अच्छा बेटा रिएक्शन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, रिएक्शन हमारे 3 चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं, एक टेम्परेचर से, एक प्रेशर से और एक वॉल्यूम से। किससे डिस्टर्ब होते हैं? टेम्परेचर से, प्रेशर से और वॉल्यूम से। यहाँ तक कोई मतलब? अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा। मैं जगह ज़्यादा दे दूँ या कम दे दूँ, उससे या तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा। अगर मैं उसको प्रेशर ज़्यादा दूँ या कम दूँ तो उससे अलग रिएक्शन हो। यहाँ तक कोई मतलब? अब मिसाल के तौर पर एक सवाल है, केमिकल रिएक्शन को थोड़ा फिजिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं। कभी किसी ने चाय में चीनी घोली है? सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना, खोली है? जोर से बोले दर्रार, हाँ घोली है ना, तो सोचने वाली क्या बात है। कभी शरबत में घोली है? गर्म चाय में चीनी घोलना आसान होती है या फिर ठंडी चाय में, ओ ठंडे शरबत में? टेम्परेचर से फर्क पड़ रहा है ना, ये चीज़ होती है। ये क्या, ये फिजिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल में भी सेम यही प्रिंसिपल है आपका ना, ठीक है। ओके बोर्ड अप कर दूं? बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, ये मतलब कवर करवाऊंगा ना। ले चार्टलर प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है हमारा, वो ये बोलता है जो चीज़ आप चेंज करोगे आपका रिएक्शन उसके उलट जाएगा, उसका रिएक्शन आपके उसके उलट जाएगा। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास ए से बी बन रहा है, ए प्लस बी मिलके सी डी बन रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें हीट मिल रही है, हमें हीट मिल रही है। नॉर्मल रिएक्शन था, नॉर्मल क्या था? रिएक्शन था, हमें हीट मिल रही थी, हमें हीट, अगर हम इसे लेते रहेंगे, हीट खींचते रहेंगे, निकालते रहेंगे सिस्टम से, तो ये रिएक्शन और मजीद आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो ये काम कर रहा है ना हम उसकी वही करने में हेल्प कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ए प्लस बी सी प्लस डी बन रहा है, पेट्रोल में आग लगी है, पेट्रोल में आग लगी हुई है, इजी है। तो अब इशू ये है, अगर पेट्रोल में आग लगी हुई है, मैं उसको गर्म करूँ तो टेक्निकली देखा जाए हमारे दिमाग में क्या है, पेट्रोल में गर्म करूँगा तो उसकी आग भड़कनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल आग प्रोड्यूस कर रहा है ना, ऑलरेडी हीट बाहर दे रहा है, मैं उसको मजीद हीट दूंगा तो उसका रिएक्शन स्लो होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि उसका काम है हीट देना, मैं उसी को हीट दे रहा हूँ। हाँ एक्सेस हीट हो जाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। हाँ अगर इसका उलट करूँ, उसकी हीट में निकाल दूँ, उसकी हीट में क्या करूँ? निकाल लूँ। जैसे कि मैं तो ठंडा करने की कोशिश, ठंडा कर रहा हूँ यानी कि उसकी हीट खींच रहा हूँ ना, उसकी हीट खींच रहा हूँ, ठंडा करने का मतलब है हीट खींचना, तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? यानी कि सपोज करें ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रही है, अगर मैं इस रिएक्शन को हीट दूंगा, अगर मैं अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? अगर मैं इतना सिंपल जो प्रोसीजर से हटो, ठीक है, कल की क्लास में दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, मैं तो भी शॉर्ट रखते हैं इसको ना। इसको मैं हीट दूंगा तो ये वापसी इधर जाना शुरू हो जाएगा ना, वापसी उल्टा जाना शुरू हो जाएगा, हीट लूंगा तो वापसी उधर जाना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरीके से एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ, ए प्लस बी मिलके सी बन रहा है, क्या बन रहा है? सी। ए प्लस बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा या सी का? दो ज्यादा जगह घेरेंगे या एक? दो ज्यादा जगह घेरेंगे ना, तो अगर मैं जगह ज्यादा दूंगा, अगर मैं जगह, तो ये रिएक्शन इस तरफ आएगा ना, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो ये रिएक्शन पीछे आएगा, रिएक्शन, और अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूं तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, क्योंकि सी को कम जगह चाहिए, सी को अगर कम जगह दूंगा तो सी बनेगा, ज्यादा जगह दूंगा तो ए प्लस बी बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही? और अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन होती, दो मिलके दो बन रहे, दो मिलके शुरू में भी दो बाद में भी, मैं जगह ज्यादा दूं या कम दूं एक ही बात है, इजी है। कुछ समझ में आ रहा है? कल हम लिए चार्टलियर प्रिंसिपल को दोबारा एक बार डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यस कबीर यू आर राइट, एंडो में आगे जाएगा रिएक्शन, ओके। थोड़ा देर घर से पढ़ के आइए, ले चार्टलियर प्रिंसिपल घर से पढ़ के आएंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे, ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, टेक केयर। और ऑनलाइन में किसी को कोई सवाल है बच्चों? और बेटा ऑनलाइन वाले एक बात सुन लें मेरी, आप लोग जो है थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्लास ज्वाइन करने के अंदर, सरफेस लिंक भेजना कभी बार लेट हो जाता है सरफेस से कांटेक्ट करने में भी ना, तो आप लोगों से मैंने बोला है कि आपकी जो क्लास की टाइमिंग है उसके अंदर यूट्यूब के चैनल पे आ जाया करें, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है आमतौर पर ना, ओके। तो लिंक आए या ना आए, आप लोग जो है ना क्लास में ज्वाइन कर लिया करें,
अंडरस्टूड? अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।